प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ से देखने वाले हैं कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोग इस पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ से आपने इस पूरे पेपर को देख लिया तो आप ये समझिएगा कि पूरा का पूरा आपका पेपर यहीं से बनकर आने वाला है। आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊँगा और इसके साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिएगा, अब आपकी जो 11वीं का आपका 12 सितंबर को जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ना अर्थशास्त्र का, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिया जाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 11वीं के त्रैमासिक परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा, ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ भी लें। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 अर्थशास्त्र का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन आज मेरे द्वारा बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के त्रैमासिक परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े कहलाते हैं। तो देखिएगा, इसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। अगला क्वेश्चन, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं संगणना अनुसंधान। अगला क्वेश्चन, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है। तो देखिएगा, ये होता है 360 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 का अंकगणितीय माध्य होगा, तो ये होगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणना के समय धन और तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है, माध्य विचलन में ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, से संबंध गुणांक सदैव होता है। से संबंध गुणांक सदैव कैसा होता है, तो ये -1 और +1 के बीच में होता है। यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा टोटली ए टू जेड पूरा क्वेश्चन पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि पूछा गया है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर भरिए। रिक्त स्थान में सही विकल्प कैसे भरना है। पहला क्वेश्चन, पूर्व में उपयोग किए समंक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्वितीयक समंक। और उसके बाद में वर्गीकरण ही सारणियन का क्या है, आधार है। सारणियन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, वृत्तीय चित्र गोलाकार होते हैं, तो इस जगह पर आपको वृत्तीय चित्र लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, बहुलक वे मूल्य है जो जिसकी आवृत्ति होती है, अधिकतम बार होती है, उसको बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रमाप विचलन सदैव से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, माध्य से निकाला जाता है। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया, कार्ल पियर्सन ने किया। और उसके बाद में देखिएगा, ये यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान कैसे आप लोग कर लोगे। पहली जोड़ी, प्राथमिक समक मौलिक समक होते हैं, मध्य बिंदु सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य। उसके बाद एक विमा चित्र, दंड चित्र, गणितीय माध्य, समांतर माध्य, विस्तार का उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर। और उसके बाद में से संबंध की अनुपस्थिति r = 0। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से, जो कि ये दिए गए हैं, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखा है, सत्य सत्य बताइए। सत्य सत्य आपको कैसे बताने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारणियन समंकों तथा पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सत्य होगा। दंडों के बीच समान अंतर रहता है, असत्य होगा। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य होता है, बिल्कुल सत्य होगा। पूर्ण से संबंध +-1 होता है, ये भी असत्य होगा। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये लिखे आप सभी लोग देख लें, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सांख्यिकी विज्ञान। उस समंक का नाम बताइए जिसका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है, प्राथमिक समंक हो जाएगा। सारणीबद्ध में टिप्पणी कहाँ दी जाती है, नीचे दी जाती है। असंचयी आवृत्ति वक्र को कहाँ दर्शाया जाता है, तो इसका वक्र क्षेत्र आ जाएगा। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है, तो प्रतिचयन आ जाएगा। से संबंध की श्रेणी का अंतर्विधि का प्रतिपादन किसने किया, कार्ल पियर्सन ने किया। अगला क्वेश्चन, बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है, तो देखिएगा अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना को सांख्यिकी कहते हैं।
और देखिएगा बाकी के जो क्वेश्चन है ना आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके लास्ट तक के इन सभी के क्वेश्चन भी आपको मैं इसी वीडियो में इनके आंसर बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग पहले क्वेश्चन देख ले और इसके बाद में फिर मैं आपको इनका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। तो पहले मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सभी लोग यहां से देख ले। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और उसके बाद में 16 और ये 17 लिखे हैं। और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये लिखे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। और बाकी के क्वेश्चन ये लिखे गए, क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये तो बता दिया मैंने आपको आपका पेपर। अब इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देख सकते हो, धनात्मक संबंध किसे कहते हैं, इससे संबंध किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से नोट कर लें। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके पेपर में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये 15 नंबर पर बताया, ये 14 पे बताया, तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 6 में या 2 में देखने को आपको मिल सकता है, ये 6 में, 7 में, 8 में देखने को इस तरह से मिल सकते हैं। यानी कि इनका क्रम आपके पेपर में चेंज होगा, मगर क्वेश्चन जरूर यही होंगे आपके। अगला क्वेश्चन ये लिखा, से संबंध की परिभाषा दीजिए। इसे भी आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये वाला समांतर माध्य के 2 दोष लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग समांतर माध्य के दोषों को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पूरा का पूरा याद कर लें यहाँ से कि परिष्कृत आंकड़े किसे कहा जाता है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थी मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, आंकड़ों का पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है। ये भी आपसे त्रैमासिक में पूरा पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सारणियन के कोई 2 लाभ बताइए। तो यहाँ से आप सभी लोग सारणियन के लाभों को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा है, विविध चर क्या है। तो विविध चर किसे कहते हैं, इस जगह से आप सभी लोग इसको देख लें और याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा, समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। तो इस समांतर माध्य का पूरा सूत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये लिखा, संतत चर किसे कहते हैं। तो संतत चर किसे कहते हैं, इस जगह से आप सभी लोग इसे याद कर लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा, मध्य मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो इस जगह से आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया से क्या आशय है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे कि आर्थिक क्रिया से क्या आशय है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थी मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिया जा रहा है, मगर सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखिए। और ये आपको कोई दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना सा फर्क होगा, नहीं तो पेपर आपका पूरा का पूरा वही होगा जो कि मैं आपसे बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप केवल और केवल ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके आंसर को आप अंतिम टाइम पर अच्छे से पढ़ लो। और अगला क्वेश्चन ये लिखा, आर्थिक क्रिया से क्या आशय है। और इसका बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय है। तो यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बहुलक से क्या आशय है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा, समंक किसे कहते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये है, सांख्यिकी से क्या आशय है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा, वितरण से क्या आशय है। तो इसको भी आप लोग याद कर ले पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा, ये प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर दिया गया है। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर आप लोग यहाँ से इसे अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से प्रश्नावली और अनुसूची के जो अंतर है ना, इसको आप लोग देख ले पूरा और इस प्रकार से इसे याद कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, ये यहाँ पर आ गया, एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखिए। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चन वही होंगे आपके पेपर में भी, मगर थोड़ा सा इनका क्रम अलग होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन ये रहा और ये क्वेश्चन ये मिल गया। बिल्कुल A to Z क्वेश्चन तो वही होगा, मगर आपके पेपर जो होगा ना, उसमें थोड़ा सा क्रम बदल दिया गया होगा, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर भी उसी क्रम से नहीं बता सकता हूँ। अगर मैंने आपको ये बता दिया 14 नंबर पर से संबंध आपके पेपर में भी आया और यहाँ पर भी आया, तो फिर तो लफड़ा खड़ा हो जाएगा यार। मैं पेपर आपको बताता हूँ, मगर थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं मॉडिफाई करके बताता हूँ, जिससे कि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम चल जाए। तो यहाँ से आप लोग इसको कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर। तो यहाँ से आप सभी लोग प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों के अंतरों को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में बाकी ये लिखा गया है, यहाँ से देख लें आप लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली कोई 3 सावधानियाँ लिखिए। तो ये लिखी गई है द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निर्देशन विधि क्या है। तो निर्देशन विधि यहाँ से लिख लेंगे। संगणना रीति की तो कोई 3 गुण लिखिए। तो संगणना रीति के 3 गुणों को यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में समांतर माध्य के कोई 3 गुण। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग समांतर माध्य के 3 गुणों को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, सांख्यिकी के 4 कार्यों को लिखिए। तो सांख्यिकी के 4 कार्य ये बताए गए हैं। और उसके बाद में द्वितीयक आंकड़े क्या है, इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में ये लिखे हैं, आप सभी लोग इसको इस प्रकार से देख ले पूरा का पूरा।
और देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, वर्गीकरण और सारणीयन में कोई 4 अंतर, ये देखिएगा ये मिल गया। वर्गीकरण और सारणीयन में कोई 3 अंतर पूछे, मैं आपको 4 बता रहा हूँ। आपका पेपर वही होगा, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आपका पेपर वही होगा जो मैं आपको बताऊँगा, मगर सिर्फ इतना सा फ़र्क आएगा, क्वेश्चन चेंज होंगे। क्वेश्चन चेंज ऐसे होंगे जैसे मैंने 17 में बताया, ये आपके 16 में पूछ लिया या 14 में पूछ लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप लोग इतना तो समझते हो इस बात को। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वर्गीकरण एवं सारणीयन में 4 अंतर, पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आपको बता दिया है, आप सब लोग इसको याद कर लें। और उसके बाद में सारणी के प्रमुख अंग कौन कौन से, तो पहला शीर्षक, इसके बाद उपशीर्षक, फिर सारणी का मुख्य भाग, उसके बाद आंकड़ों का स्रोत और फिर फुटनोट, पंक्ति का शीर्ष। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें। और संगणना रीति और निर्देशन रीति में अंतर, देखिएगा ये वहाँ पर आया था इसके अथवा में, और देखिएगा ये यहाँ पर पूछा गया है। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ इनका क्रम चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन आपके वही के वही रहने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लें, संगणना रीति और निर्देशन रीति में पूरा अंतर। और एक ये वाला समंकों के चित्र में प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, तो पूरा का आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद में कुछ ये दिया गया है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने यहाँ से आपको पूरा आपका पेपर भी बता दिया और इसी के साथ साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।